शारदा बगीचे में जाके फूलों के बीचों बीच खड़ी होकर पाइप से अपने ऊपर पानी डालने लगती है। पानी से अब शारदा पूरी तरह से भीग जाती है। शारदा के शरीर से धुआं और गर्मी निकलते देख पति प्रसाद परेशान होकर कहने लगते हैं। अरे शारदा, ये क्या? कुछ मत कहो, मैं कुछ कह नहीं सकती। थोड़ी देर मुझे छोड़ दो। गांव की महिलाएं हमारी विदेशी बहू के हाथों से पकवान खाना चाहती है। ये सुनकर प्रसाद बड़े आश्चर्य होते हैं। क्या कहा? वो हमारी विदेशी बहू के हाथ का खाना खाना चाहती है? नहीं शारदा, नहीं, ऐसी हिम्मत ना करने को कहो। हमारे घर के आसपास भी ना आए। अगर वो चाहे तो हम उनके लिए फेमस बिरयानी ले आएंगे। जितना चाहे वो खा ले। अगर जरूरत पड़े तो अपने साथ घर में भी ले जाए। नहीं जी, वो मेरी बात एक नहीं सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी विदेशी बहू के हाथ के बने हुए पकवानी वो खाना चाहती हैं। उन लोग जिद पकड़ के बैठी है। कह रही है अच्छा दिन देख के हम उन्हें अपने घर खाने के लिए बुलाए। ऐसा क्या? अब क्या करे? यही सोच सोच के तो मेरा दिमाग गर्म हो गया और पूरा शरीर भी गर्म हो गया है। इसीलिए तो ये सब कर रही हूँ मैं अब यहाँ पे। तुमने क्यों नहीं बताया कि विदेशी बहू ने जब पहली बार पकाया था तो तुम्हें कैसी कैसी चीजें देखनी पड़ी थी? तब जाके उन्हें शायद समझ में आता। बाप रे, ऐसी वैसी दिक्कत नहीं हुई थी। जब जब सोचती हूँ तो लगता है कि शर्म से बस अब मौत ही आ जाए। हाँ शारदा, अब क्या कहे, हमारी किस्मत ही ऐसी है। ऊपर से उस दिन सफर करना था। मेरा पेट कितना खराब हो गया था। उस वक्त हम जंगल के रास्ते से जा रहे थे। ड्राइवर भी बहुत परेशान हो रहा था। बार बार उसे जंगल के रास्ते पे रोकना पड़ रहा था। नहीं तो और क्या, बस से उतर के घर आना पड़ता। कोई और चारा भी तो नहीं था। शारदा प्रसाद जब इस तरह की बातें कर ही रहे थे तभी विदेशी बहुरानी अनामिका वहाँ पे आ जाती है। माँ जी, मैं खाना बना दूँ क्या? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं बहू, मैं कर लूंगी। नहीं माँ जी, हमारे पति ने कहा है कि आप लोगों का बड़े प्यार से ध्यान रखने। बस विदेशी बहू के मुंह से ये बात सुनते ही शारदा जो पाइप अपने हाथों में पकड़ी होती है उसे छोड़ देती है। अरे बेवकूफ लड़की, हमारे पति नहीं, वो सिर्फ तुम्हारा पति है, मेरा बेटा, माई सन। शारदा जैसे तैसे अपनी अंग्रेजी से समझाती है पर विदेशी बहू उनकी बात समझ जाती है। वही मैं कहना चाहती थी माँ जी, मेरे हस्बैंड ने कहा है कि आपका और पिताजी का अच्छे से ख्याल रखने। तो बताइए आप लोगों को क्या पसंद है, मैं वही पका के आप दोनों के मुंह में रख दूंगी। ऐसी बातें सुन के शारदा और ज्यादा घबरा जाती है। मुंह पे नहीं, नहीं नहीं बहू, उसे डाइनिंग टेबल पे रख देना। वो कह ही रही थी कि प्रसाद प्रशंसा में कहने लगते हैं। अरे वाह शारदा, विदेशी बहू आई कि नहीं, तुम्हारी अंग्रेजी तो धीरे धीरे सुधर गई। कहीं तुम भी विदेशी सास ना बन जाओ। बहुत मजाक हो गया। पहले उसे बोलो कि खाना ना पकाए, मैं अकेले खाना पका लूंगी। ऐसा कह ही रही थी तभी रमेश ऑफिस के लिए तैयार होके हॉल में आ जाता है। रमेश अभी भी शारदा प्रसाद के लिए एक बच्चा ही था। माँ, पिताजी, अनामिका। इस तरह वो तीनों को बुलाता है। तीनों ही भागते हुए बगान से घर के अंदर आते हैं। बेटे को अनुरोध करते हुए शारदा कहने लगती है। बेटा, ऑफिस के काम से तुम अमेरिका गए और हमारे लिए इस गोरी लड़की को बहू बना कर ले आए। वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम बहू से कह दो कि वो खाना ना पकाए और जब भी बाहर जाओ तो बहू को अपने साथ ही ले जाओ। रात के 10 बजे से पहले मत आओ। जाओ बेटा, बहू को ले जाओ। रमेश पूरी तरह से असमंजस में था। उसकी माँ उसे अनामिका को ले जाने के लिए क्यों कह रही है, वो सोच में पड़ गया। बहुत देर तक सोचने के बाद ये सवाल उसने अपने पिताजी से पूछा। कुछ खास बात नहीं है बेटा, तुम्हारी माँ के जान पहचान वाली चाची सब कह रही है बहू के हाथ से वो खाना खाएगी। एक बार तुम्हारी माँ बीमार पड़ गई थी ना, पर वो लोग सुन ही नहीं रहे हैं। सिर्फ वो बात नहीं बेटा, तरह तरह के पकवान बनाओ और उन्हें जबरदस्ती बुला के खिलाओ। इसीलिए बेटा बहू को साथ ले जाने को कह रही है। अरे कोई दिक्कत नहीं माँ, एक बार विदेशी बहू के हाथ का पकवान खिला ही दो, फिर वो कभी नहीं खाएंगी, नहीं तो बार बार तुम्हें टोकती रहेंगी। रमेश की बातें सुन के शारदा को भी लगा कि बेटा सही कह रहा है। तुरंत वो अपनी विदेशी बहू से कहती है तरह तरह के पकवान बनाने के लिए। विदेशी बहू अनामिका घर के बाहर चूल्हा लगाती है और वहीं तरह तरह के पकवान बनाती है। शारदा अपनी जान पहचान की सारी महिलाओं को अपने घर बुलाती है।
घर के बाहर चबूतरे में सबका बैठने का बंदोबस्त करती है। सारी महिलाएं बड़ी उत्सुक थी ये सोचकर कि शारदा की विदेशी बहू के हाथों के पकवान खाएंगी। शारदा खड़ी होकर विदेशी बहू से कहती है कि वो एक एक को अपने हाथों से खाना परोस दे। खाओ, बहुत दिनों से तुम लोग पूछ रहे थे ना कि मेरी विदेशी बहू के हाथों से खाना खाओगे। आखिरकार वो वक्त आ गया। आप लोग शर्माना नहीं, पेट भर के खा के जाइएगा। चाहो तो घर के लिए भी ले जाना, और अगर फ्रिज है तो फ्रिज में रख देना। कल सुबह भी आप वो खाना खा सकते हो। इस तरह कहती है। सभी लोग खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद कमला उठकर जाती है और उल्टियाँ करने लगती है। सुलोचना का पेट खराब हो गया तो वो खाना बंद कर दी और अचानक से वो खड़ी हो गई। क्या सुलोचना, खड़ी हो गई तुम? बैठो बैठो, अभी और व्यंजन है। सुलोचना ने अजीब सा चेहरा बनाकर, मैं घर जाना चाहती हूँ, मेरा पेट खराब हो गया। तुम बहुत शर्माती हो। बैठो बैठो। बहू, थोड़ा ज्यादा पड़ोसो। अब शारदा सुलोचना को ये सारी बातें कहकर चेयर पे बैठाने की कोशिश कर रही थी, पर सुलोचना का तो पेट खराब हो चुका था। इसीलिए वो शारदा को इधर उधर की बातें कहकर उसके हाथों से भाग निकलती है। थोड़ी देर बाद जो भी वहाँ पे विदेशी बहू के हाथों का पकाया हुआ खाना खाने आए थे, सभी को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक के बाद एक सभी शारदा के घर से रेस के घोड़े की तरह भाग निकलती है। उन्हें भागते हुए देखकर शारदा तो समझ जाती है। फिर शारदा, प्रसाद और रमेश तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। पर जब विदेशी बहू को पता चला तो वो शर्मिंदगी से अपना सर झुका लेती है। उसके बाद शारदा अपनी विदेशी बहू अनामिका को अच्छे से खाना पकाना सिखाती है। अनामिका भी सासू माँ से हर तरह का पकवान बनाना सीख लेती है और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाने लग जाती है। आज की कहानी यहीं तक। आगे और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखते रहें। तब तक के लिए बाय बाय। सड़क चौड़ीकरण में उनका अपना घर टूट गया, इसलिए एक छोटे से किराए के घर में गरीब दंपति शारदा प्रसाद रहने लगे। उनके साथ था बेटा रमेश और बहू अनामिका, पोते हरीश और भाव्या। वो सब एक वक्त खाना खाते थे, दूसरे वक्त वो सरकारी सहायता की प्रतीक्षा करते थे। इसी तरह उनकी जिंदगी कैसे भी कट रही थी। प्रसाद खटिया में बैठकर रो रहे थे और बस परेशान हो रहे थे। क्या जी, आप अभी भी घर पे हैं? आज मैं काम पे नहीं जाऊंगा, पैरों में बड़े दर्द है। आप कह रहे कि पैरों में दर्द है, आज आप काम पे नहीं जाएंगे, फिर हमारी जिंदगी सरकारी सहायता पे ही निर्भर करने लगेगी। आप अच्छे से सोच लीजिए। अरे शारदा, कुछ भी नहीं भूला हूँ। असल में मेरे पुराने चप्पल टूट गए थे तो मैंने फेंक दिया। कुछ दिनों से मैं ऐसे ही नंगे पाँव जा रहा हूँ आ रहा हूँ। एक बार पैरों की हालत देखकर फिर कहो। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पैरों को दिखाया। उनके पैर कट गए थे, सूज गए थे, लाल हो गए थे। उनके पैरों को देखकर शारदा, अनामिका, रमेश, छोटे छोटे दोनों बच्चे बहुत दुखी हुए। आंखों से आंसू निकल आए। पोता हरीश, पोती भाव्या आकर प्रसाद के पास लेट गए और अपने साथ साथ प्रसाद के भी आंसू पोंछे। दादाजी, बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं बच्चे, तुम दोनों मेरे पास आ गए तो सारा दर्द गायब हो गया। हाँ जी, इतना हो गया और आपने मुझे कुछ बताया नहीं। हमारी जिंदगी इतने कष्टों से चल रहा है, चप्पल खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे? बेटा रमेश, तुम कलेक्टर सर के पास जाओगे? माँ, अगर मैं काम पे नहीं जाके वहाँ चला गया तो एक वक्त का खाना भी हमें नहीं मिलेगा। मैं काम पे जा रहा हूँ। ऐसा कहकर रमेश काम पे चला गया। शारदा, बस 2 दिन इंतजार कर लो, थोड़ा ठीक हो जाऊंगा तो मैं ही चला जाऊंगा। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा अपना। बच्चे, दादाजी का ख्याल रखना। ठीक है। वैसे तुम और बहू कहाँ जा रही हो? काम नहीं ढूंढेंगे तो कैसे चलेगा? जब वो ऐसा कह ही रही थी तभी शांभवी उसके घर पे आती है। अनामिका, अनामिका, घर पे हो क्या? घर पे ही हूँ, पर आप अभी? तुम्हें काम चाहिए था इसलिए तुम मेरे करी पॉइंट में आई थी ना? आई थी दीदी, पर काम नहीं है कहकर आपने वापस भेज दिया था। जब तुम आई थी तब मेरे पास काम नहीं था, पर अब मेरे पास काम है, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए आई हूँ। काम करोगी? आप जब चाहती है तो मैं जरूर आऊंगी दीदी। ठीक है, तो फिर शाम के 4 बजे तुम आ जाओ, कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर शारदा और अनामिका बहुत खुश होती है। फिर शारदा घर का कामकाज करने लगती है और बहू अनामिका शाम के 4 बजे शांभवी के
करी पॉइंट के पास पहुंच जाती है। शांभवी से बातचीत करती है और काम पे लग जाती है। देखो अनामिका, यहाँ आसपास में कोई भी करी पॉइंट नहीं है। सिर्फ यहाँ आसपास ज्यादातर बैचलर ही नहीं रहते, बल्कि जो पका के दोगे वही खा लेंगे। इसीलिए स्वाद पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, पूरा ध्यान सिर्फ पैसों पे होना चाहिए। इस तरह कहकर शांभवी सब्जी में मिलावटी करके उसे बेचने लगती है। अनामिका शांभवी के खिलाफ जाकर कुछ कह नहीं पाती। इस बात से उसे डर था कि कहीं अगर वो शांभवी के खिलाफ गई तो उसकी नौकरी चली जाएगी और रोजी रोटी बंद हो जाएगी। ये सब सोचकर उसने ऐसा बर्ताव किया कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। जिसने जो सब्जी मांगी वो उसे उठाकर दे दी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। धीरे धीरे अब करी लेने आने वाले लोग भी कम होने लगे। अब चूंकि कोई ग्राहक नहीं आ रहे थे और कमाई भी नहीं हो रही थी, शांभवी उस करी पॉइंट को बेचना चाह रही थी। इस बारे में उसने अनामिका से चर्चा की। अनामिका ने अपने घर पे चर्चा की और इसी के साथ उसे एक बहुत अच्छी तरकीब आई। तरकीब तो अच्छी है, पर मैं यही सोच रही हूँ, अगर हम एग करी बेचेंगे तो हमें मुनाफा होगा या नुकसान होगा? अरे सासू माँ, अंडे के साथ साथ हम तरह तरह का पकवान बनाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ अंडा करी विशेष तौर पे रहेगा। अंडा स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, इससे कभी हानि नहीं होता है, इसीलिए हम रखेंगे। पिताजी, आप क्या कहते हैं? तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटा। तुम जो भी काम करोगी उसमें तुम विजयी होगी, इसीलिए हम एक करी पॉइंट में भी सफल ही होंगे। प्रसाद की प्रशंसा से अनामिका को मन में प्रोत्साहन मिला। अगले दिन ही वो शारदा को लेकर शांभवी के पास चली गई। उसने लीज की बात की और फिर कुछ पैसे उधार लेकर उसने करी पॉइंट ले लिया। वो दिन बहुत ही विशेष था, इसीलिए अनामिका अंडा करी बनाती है और साथ ही कुछ स्पेशल पकवान भी बनाती है। उस सड़क से जो भी गुजर रहे थे सभी को पता चला कि अनामिका ने नया एक करी पॉइंट शुरू किया है और आज अनामिका सभी को मुफ्त में एक करी दे रही है। ये सुनकर कई लोग उसके पास गए। अनामिका का एग करी का स्वाद सभी को बहुत पसंद आता है, इसलिए अगले दिन से ही अनामिका एक अंडा 20 रुपए में और डबल अंडे की करी 50 रुपए में बेचने लगती है। उस दिन से उसने कभी पीछे पलट के देखा नहीं। अनामिका के यहाँ से सिर्फ अंडा करी ही नहीं, बल्कि वहाँ से और भी तरह तरह के करीज लोग खरीद के ले जाने लगे। इस तरह अनामिका ने जो एग करी का व्यापार शुरू किया था, एग करी के साथ साथ और भी तरह तरह के जो भी पकवान वो पकाती थी, कम समय में वो सभी कुछ बहुत फेमस हो गए। कमाए हुए पैसों से उनकी जिंदगी बेहतरीन हो गई। एक दिन जयत्रा टीवी वालों ने जय हो महिला प्रोग्राम आयोजन किया और वहाँ अनामिका को बुलाया। उससे पूछा गया कि अंडा करी के व्यापार में वो विजयी कैसे बनी। आप सभी को नमस्कार। जयत्रा टीवी के माध्यम से मैं अपने परिवार वालों को, जैसे पिताजी, माँ जी, मेरे पति, जिन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया, उन सभी को नमन करती हूँ। आसानी से ये विजय हासिल नहीं हुई, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत अपमान सहा। इस तरह उसने विवरण में अपने परिश्रम की बात कही। साथ ही मुआवजे के बारे में भी बताया जो अभी भी उसके परिवार को मिलना बाकी है। उसकी मेहनत की कहानी सुन के सभी लोग तालियां बजाने लगे। टीवी के लोग उसे सम्मान देते हैं और बाद में उसे गाड़ी में बैठाकर घर तक पहुंचा भी देते हैं। घर आते ही आरती दिखा के सासू माँ शारदा उसे घर के अंदर ले गई। सभी लोग बहुत खुश थे। 2 दिनों के बाद कलेक्टर ऑफिस से अशोक नाम का एक आदमी आता है और मुआवजे का चेक भी उन्हें देकर जाता है। इससे उनकी खुशी दुगनी हो जाती है। उन पैसों को वो बैंक में ले जाकर फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं भाव्या और हरीश के नाम से और सभी लोग मिलजुल के खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।